जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2017 में जो आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार से कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक जीके या फिर करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको पिन कमेंट में मेरे प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। आपको फॉलो करने का फायदा क्या होगा, तो यहाँ पर मेरी डेली लाइव क्लासेज होती हैं जो कि आपके ग्रुप डी के लिए होती हैं। ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके साथ साथ जो आपके वर्तमान के करंट अफेयर के प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास में आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हैं और सारी क्लासेस की आपको फ्री पीडीएफ भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो आज 3:30 बजे आपके ग्रुप डी का सेट 29 होगा और रात में 10 बजे हम लोग हमारे देश से जो भी खिलाड़ी 2021 ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके अलावा ओलंपिक खेल और भारत का ओलंपिक का इतिहास क्या रहा है, उन सबसे जुड़े हुए पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप कोई प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली यूज करिएगा मेरा कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस पूरे माह में अनअकैडमी के ऊपर जो आपके SSC का एग्जाम होता है उसके लिए कई सारे फ्री टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो अगर आप इनमें से किसी फ्री टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप इन सभी टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। चलिए अब हम लोग पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरका का प्राथमिक घटक है। तो आसान सा प्रश्न है, ये हमारा होता है एसिटिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। केमिकल फार्मूला इसका क्या होता है, तो CH3COOH इसका केमिकल फार्मूला होता है। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2002 को कानून के आधार पर भारतीय तिरंगे को उड़ाने के नियमों के संबंध में इनमें से क्या सच नहीं है। तो आपको सच क्या नहीं है वह बताना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि निजी नागरिकों को अपने आधार पर झंडा फहराने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, यानी कि वह लोग भी झंडे को फहरा सकते हैं। फिर देखिए करंट अफेयर का एक प्रश्न पूछा गया था कि 2016 में एथलेटिक्स के फील्ड में अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया था। तो ये पुरस्कार मिला था ललिता बाबर को। अगला प्रश्न पूछा गया कि R.K. नारायणन साहब के द्वारा इनमें से कौन सी किताब नहीं लिखी गई है। तो यहाँ पर जो आपके सामने किताबें दी गई हैं इनमें से जो हमारी किताब है टू लीव्स एंड द बड, ये इनके द्वारा लिखी पुस्तक नहीं है। इस पुस्तक के लेखक है मुल्क राज आनंद। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। बाकी अगर हम लोग द बैचलर ऑफ आर्ट की बात करते हैं, द इंग्लिश टीचर की बात करते हैं, वेटिंग फॉर महात्मा की बात करते हैं, तो ये सारी पुस्तकें R.K. नारायणन साहब के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि हेनरी बेकरल किसके खोज से जुड़े थे। तो आसान सा प्रश्न है, ये आपके रेडियो एक्टिविटी के खोज से जुड़े हुए हैं। 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। फ्रांस देश के ये वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि डैश डैश एक ही घटना में लगातार 4 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के लिए नवीनतम खेल व्यक्ति को नाम दे, यानी कि किसने यहाँ पर 4 मेडल जीता था। तो इनका नाम है यहाँ पर माइकल फेल्प्स। नाम इनका आपको ध्यान रखना है। माइकल फेल्प्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके अमेरिका देश के तैराक हैं जो आपका 2012 में लंदन में ओलंपिक हुआ था। इसमें इन्होंने 4 स्वर्ण पदक, 2 सिल्वर मेडल जीते थे। 2016 में जो आपका रियो में ओलंपिक हुआ था इसमें इन्होंने 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता था। ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स। अगला प्रश्न कि कुछ सबसे बड़े वैज्ञानिक 1940 के दशक में इकट्ठा होते हैं और यूरेनियम को कैसे परिष्कृत किया जाए और इससे परमाणु बम का निर्माण किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने एक परियोजना बनाई थी। तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है मैनहट्टन परियोजना के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका यूके शामिल हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कनाडा शामिल हुआ था, अमेरिका शामिल हुआ था। तो इन देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर के यहाँ पर परमाणु बम बनाने के ऊपर विचार किया था।
अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक नेविगेशन उपग्रह है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक नेविगेशन सैटेलाइट है IRNSS, जिसे हम लोग इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जानते हैं। पीएम मोदी के द्वारा इसका नया नाम रख दिया गया था नाविक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नीचे कमेंट में जरा बताइएगा कि नाविक का फुल फॉर्म क्या है। ये आपके CBT 1 में पूछा गया था, तो नाविक का फुल फॉर्म क्या है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर IRNSS हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि ओलंपिक खेलों में 2020 के बाद पहली बार निम्नलिखित में से किस खेल को शामिल किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कराटे को पहली बार 2021 के टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा जो आपका टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, इसमें सर्फिंग को भी पहली बार शामिल किया जा रहा है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को भी शामिल किया जा रहा है पहली बार, स्केटबोर्डिंग, बेसबॉल और कराटे, तो ये जो हमारे गेम हैं इनको पहली बार शामिल किया जा रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है? तो इसका नाम है गंगा नदी डॉल्फिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट। और ध्यान रखिएगा 2010 में जो हमारे यहाँ का हाथी है उसको नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में भी घोषित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि रेडियो के लिए मानक विंडोज कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? तो जैसे आप लोग अंडू के लिए Ctrl+Z का यूज करते हैं, उसी प्रकार से रेडियो के लिए कौन सी की होती है? तो ये आपकी होती है Ctrl+Shift+Z, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो चाहे आप इस की का प्रयोग करिए या फिर Ctrl+Y का प्रयोग करिए, दोनों ही कुंजी संयोजन का प्रयोग रेडियो के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस बैंक के बोर्ड ने खुद के साथ भारतीय महिला बैंक लिमिटेड के विलय की योजना को मंजूरी दिया था? तो जो हमारे यहाँ का भारतीय महिला बैंक था ये आपके SBI के साथ में विलीन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में स्थित मुरुद जंजीरा का जो किला है वह हर तरफ किससे घिरा हुआ है? तो ये जो किला है वह आपको एक द्वीप पर मिलेगा, तो ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं ये आपके मुरुद जंजीरा का किला है जो कि सारे तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ बंदर अचानक जमीन पर गिर जाता है, यानी कि तो ये किसका उदाहरण है? तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका उदाहरण है यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के नियम का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर का है, तो बस थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपको तैयार करने होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि टेलेक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो टेलेक्स का पूरा नाम होता है टेली प्रिंटर एक्सचेंज, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के आधार पर किन देशों की तुलना नहीं की जाती है, यानी कि किसकी तुलना यहाँ पर नहीं होती है? तो कारपोरेट प्रशासन को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि नॉलेज, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सभी को यहाँ पर काउंट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा दो हमारे महान अर्थशास्त्री हैं, एक तो अमर्त्य सेन हैं, एक आपके पाकिस्तान के हैं, उनके द्वारा 1990 में जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसकी अवधारणा को दिया गया था, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। 2020 में जो आपकी रिपोर्ट आई थी उसमें हमारा देश 131वें स्थान पर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि नागालैंड में दिसंबर के पहले सप्ताह में निम्न में से कौन हर साल मनाया जाता है? तो ये आपका होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व सेब दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व सेब दिवस की बात करते हैं तो ये आपका होता है 10 अगस्त को, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका नाम यहाँ पर है बंजर। क्या नाम है? बंजर, यानी कि बैरन। तो जो आपका बैरन द्वीप पे ज्वालामुखी है ये हमारे देश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एक ज्वालामुखी आपको और मिलेगा जिसका नाम है नारकोंडम, तो नारकोंडम भी आप याद रखिएगा, ये जो आपका ज्वालामुखी है ये भी हमारे देश का ही एक ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का विषय क्या रहा है? तो ये आपको याद नहीं रखना है, बल्कि आपको याद रखना है कि 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2020 का विषय रहा था टाइम फॉर नेचर। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से सामान्य रूप से कौन गणना नहीं कर सकता है, यानी कि कौन यहाँ पर कंप्यूट नहीं कर सकता है? तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर प्रिंटर,
बाकी कैलकुलेटर से आप गणना कर सकते हैं, कंप्यूटर से तो कर ही सकते हैं, मोबाइल से तो हो ही हो जाता है, लेकिन प्रिंटर से ये नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अरावली की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो ये आपका है गुरु शिखर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमालय की आपकी है माउंट एवरेस्ट। हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि डॉक्टर ध्रुव ज्योति किससे संबंधित हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक इकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्लाज्मा जो कि हमारे ब्लड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये क्या है। तो ये हमारा एक होता है लिक्विड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। और आप सभी को ये पता होगा कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें 55% आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया, करंट अफेयर का प्रश्न है कि एयरलैंडर 10 जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हाइब्रिड एयरशिप है, इसको किसने डिजाइन किया था। तो इसे डिजाइन किया गया था यूके के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि IBM संगत में निम्नलिखित कौन सी एक संशोधक कुंजी नहीं है। संशोधक कुंजी का मतलब वो कुंजी होती है जो कि आपकी अकेले यूज नहीं की जाती है, यानी कि किसी की के साथ में लेकर के उसका यूज किया जाता है। तो ये हमारी की हो जाएगी टैब। टैब जो की होती है ये हमारी संशोधित की एक नहीं है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं कंट्रोल की, शिफ्ट की या फिर विंडोज की तो इन्हें हम लोग किसी अन्य की के साथ में मिल करके यूज करते हैं। फिर एक प्रश्न है कि 2016 का कबड्डी विश्व कप किसने जीता था। तो इसको मैंने बदल दिया है, 2019 कर दिया है। 2019 वाला जो आपके भारत में हुआ था पंजाब में, इसमें पाकिस्तान ने हमारे देश को हरा दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था रीजनिंग का है कि एक विषम शब्द को चुनिए। तो विषम यहाँ पर हो जाएगा चेस। चेस की बात करते हैं तो यह हमारा एक इंडोर गेम होता है। बाकी फुटबॉल, बेसबॉल या हॉकी की बात करते हैं तो ये आपके मैदान में खेले जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं कोयले की तो ये आपका किसी भी प्रकार का धात्विक खनिज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व धरोहर स्थल और माचू पिचू का जो ऐतिहासिक अभ्यारण्य है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपको मिल जाएगा पेरू में। कहाँ पर, पेरू में ये मिलेगा। और ये जो प्रश्न है CBT 1 में भी पूछा गया था, तो अच्छे से आप विश्व के जो आपके अजूबे हैं उनके बारे में याद रखेंगे। अगला प्रश्न था कि 2016 का जो बुकर प्राइज है वह किसको मिला था। इसको मैंने करंट के साथ में रिप्लेस कर दिया है। तो सुगी बैन के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता था। तो ये जीता था डगलस स्टुअर्ट ने। किसने, डगलस स्टुअर्ट ने ये पुरस्कार जीता था, जिसे हम लोग मैन बुकर पुरस्कार के नाम से जानते हैं। एक हमारा होता है बुकर इंटरनेशनल प्राइज। तो याद रखिएगा, जो हमारा बुकर इंटरनेशनल प्राइज होता है उसे जीता था मरिएके लुकास रिजनेवेल्ड ने। उनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग, ये इनकी पुस्तक का नाम था। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारे देश का जो मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम हिंदुकुश की बात करते हैं तो ये हमारे देश में नहीं आता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान वगैरह में ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, हिंदुकुश की बात हुई है तो परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो त्रिचमीर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि डैश डैश का इंजन दुनिया का सबसे पुराना काम करने वाला भाप का इंजन है। तो इसका यहाँ पर नाम है फेरी क्वीन। क्या नाम है, फेरी क्वीन इसका नाम है। और 1998 में ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस स्टेडियम में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो इसका नाम है इरविन स्टेडियम। क्या नाम है, इरविन स्टेडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि गजट ऑफ इंडिया के अधिकृत प्रकाशक और संरक्षक कौन है। तो गजट ऑफ इंडिया जिसमें भारत सरकार की खबरें छपती हैं, इसके अगर लोग प्रकाशक की बात करते हैं तो ये होते हैं कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि इसरो का एक विरासत लॉन्चर कौन बन गया। तो ये आपका बन गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा एगमेंटेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसका अब हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये एक प्रकार का लेगेसी लॉन्चर है हमारे इसरो का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। वर्तमान में हम लोग सबसे ज़्यादा PSLV या फिर GSLV का यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके करंट अफेयर का था
कि स्वच्छ भारत अभियान के शुभारंभ के परिणाम स्वरूप भारतीय रेलवे ने 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की थी? तो इस मिशन का नाम था स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान। क्या नाम था? स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पर जो हमारा पाल राजवंश है ये दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था। अगर हम लोग बात करते हैं इस राजवंश की तो गोपाल नाम के राजा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये जो हमारा राजवंश था ये आपको पूर्वी उत्तरी भारत में देखने को मिलेगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि राइनोस्कोप किस जांच के लिए एक उपकरण होता है? तो इससे नोज की जांच की जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय वन्य जीव संस्थान का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको मिल जाएगा देहरादून में। और देहरादून की बात हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है यानी कि वन अनुसंधान संस्थान है या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, इसका हेडक्वार्टर भी आपको देहरादून में ही मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो कपास की फसल होती है मुख्य रूप से उगाई जाती है। तो कपास की फसल उगाई जाती है ब्लैक सॉइल में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक साधारण चुंबक डैश डैश को आकर्षित नहीं करता है। तो अगर हम लोग साधारण चुंबक की बात करते हैं तो ये आपके ब्रॉन्ज को आकर्षित नहीं करता है। यहाँ पर आयरन, निकल और स्टील को ये आकर्षित करता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जॉर्जियस लेमाटायर के द्वारा किस सिद्धांत की खोज की गई थी? तो ये आपका सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा फेमस बिग बैंग थ्योरी के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि लाइनेक्स किसका उदाहरण है? तो आसान सा प्रश्न है। लाइनेक्स की बात करते हैं तो ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारे यहाँ पर जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था उसमें कौन सा विजन इसमें से शामिल नहीं है? तो डॉक्यूमेंट ऑन डिजिटल अवेयरनेस ये इसमें शामिल नहीं था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा त्यौहार मेघालय में नहीं मनाया जाता है? तो वांगला की बात करें, नोंगक्रम की बात करें, बेहडियन खलम की बात करते हैं तो ये सारे आपके मेघालय के त्यौहार हैं। लेकिन अगर हम लोग ओलिंग त्यौहार की बात करते हैं तो ये जो त्यौहार है ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, कथक हमारे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम केरल का है। इसके अलावा सतरिया की बात करते हैं तो ये आपके असम का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से जो आपके 7वें सेट में सारे प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को हमने यहाँ पर तक डिस्कस कर लिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ में आप लोग शेयर जरूर करिए करिए। देखिए ये जो आपकी सीरीज चल रही है पूरे यूट्यूब के ऊपर सबसे बेस्ट सीरीज होगी, क्योंकि कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको एम्पावर किया जाए, यानी कि आप वीडियो को देख करके खुद से ये समझ सकें कि आपको किसी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और यहाँ तक जिन्होंने वीडियो को देखा है वह लोग नीचे कमेंट में टाइप करेंगे यस। तो अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।